नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस दिवाली स्पेशल में आई डिमांड बूम के। मैं हूं दीपक यादव। प्रकाश का पर्व है और पूरे 2 साल बाद घर बाजार खुलकर रोशन हुए हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसका बड़ा असर देश के प्रॉपर्टी मार्केट में भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर त्योहारों के इतर भारत समेत वैश्विक हालातों पर नजर डालें तो स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। फिर रियल्टी मार्केट में इस तेजी के क्या मायने हैं, बिक्री के बढ़ते आंकड़ों की वजह क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं और कौन सा सेगमेंट प्रॉपर्टी मार्केट को रफ्तार दे रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है अरविंद नंदन, एमडी सेवल्स इंडिया, आदित्य कुशवाहा, डायरेक्टर एंड सीईओ एक्सेस ई कॉर्प, और अंकिता सूद हमारे साथ हैं, रिसर्च हेड हाउसिंग.com। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद सर आपके पास आएंगे। आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ अनुमान 60 बीपीएस घटा दिया है। रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7.41% है। रियल एस्टेट पी इन्वेस्टमेंट में 54% कमजोरी दिखी है। रुपया गिरता जा रहा है। इतनी सारी घटनाओं के बाद भी घरों की बिक्री के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्या वजह देख रहे हैं इसकी? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपक जी आपने, और ये बहुत वृहद, बहुत वाइड क्वेश्चन है। मैं इसमें दो तीन मुख्य पहलुओं पे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि पिछले 3 वर्षों में एक के बाद एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम इंग्लिश में या बिजनेस लैंग्वेज में ब्लैक स्वान इवेंट्स कहते हैं। तो एक कोरोना हुआ जिसने कि करीब 65 लाख से ऊपर लोगों की अभी तक जानें ले ली हैं, और इसके अलावा बहुत लोग अलग तरह से शिकार हुए हैं। उसका असर ये हुआ है कि जो महंगाई दर है वो तुरंत बढ़ के 130-140% हो गई है। दुनिया के तमाम देश जो हैं, न सिर्फ भारत, तमाम देश, यूएस, जर्मनी, यूके, सब में 40-50 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इस समय आ गई है, और ऐसे तमाम अलग देश भी हैं। इसके अलावा एक दूसरी घटना जो करीब 9-10 महीने, 8-9 महीने पहले हुई है, वो है रशिया यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ गया, जो कि पहले लग रहा था कि शायद तुरंत सिमट जाए, लेकिन अब वो बहुत फैल चुका है, और उसने क्रूड की सप्लाई और लॉजिस्टिक्स चेन को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब किया है। सिर्फ एक साल में क्रूड की कीमत में 140-45% की वृद्धि हो गई। तो ये दो चीजें जब एक साथ जुड़ी हैं, तो इन्होंने एक तरह से जन्म दिया है कुछ ऐसी घटनाओं को जिनकी वजह से सभी देशों की जो ग्रोथ रेट है उसको डाउनवर्ड रिवीजन उनमें हुआ है। अब उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि ज्यादा भाग्यशाली हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जहां की उनकी रिवीजन जो है 50 बेसिस पॉइंट से कम है। यूएस, चाइना की 110-120 बेसिस पॉइंट डाउनवर्ड रिवीजन है। भारत का कहीं बीच में है, जो कि करीब 80 बेसिस पॉइंट की डाउनवर्ड रिवीजन हुई है ग्रोथ में। तो ये एक ऐसी घटना है जिससे हर कोई अफेक्टेड है, हर किसी पर इसका प्रभाव पड़ा है, और हमारे ऊपर भी पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन चीजें और हुई हैं। जैसा आपने कहा कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है, लेकिन रुपया साथ ही दूसरी सभी करेंसीज के मुकाबले उतना कमजोर नहीं हुआ है। तो रुपए की जो एक बिहेवियर है डॉलर के मुकाबले, उसको हम डॉलर के स्पेसिफिक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, इसमें 4-5 बड़ी चीजें हुई हैं। मेरा ख्याल है बाद में इस पर चर्चा करेंगे, पर मैं इतना कह सकता हूं कि जो कोरोना काल में जो रियल एस्टेट को बहुत बुरी तरह मार लगी, जो ऑटोमोटिव सेक्टर को बहुत बुरी तरह मार लगी, उसके अलावा तमाम दूसरे बिजनेसेस को बहुत बुरी तरह मार लगी, वो 2021 का अंत होते होते वहां से उसमें रिकवरी शुरू हो गई। 2022 में भी लगातार रिकवरी हुई है, और 2022 में जो हाउसिंग सेल है उसमें जो हमारी डोमेस्टिक स्टेट गवर्नमेंट्स ने या दूसरी अलग पॉलिसीज ने जो सपोर्ट दिया है, उसकी वजह से डिमांड को कुछ तो सपोर्ट मिल गया, या कुछ तो उसमें बढ़ोतरी आ गई। जो हमने साल के पहले हाफ में देखा कि 161 1.61 मिलियन कह सकते हैं हाउसेस की बिक्री हुई है। और अब ये ऐसा लगता है कि इस साल ये रिकवरी जो है ये काफी अच्छी रहेगी। कुल मिला के इसका कारण ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर की जो कैपेसिटी थी उसमें बढ़ोतरी आई थी, जब तक कि ये लगातार इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है अभी पिछले कुछ समय में। और ये अगर आगे लगातार चलती रही तो शायद असर पड़े, लेकिन अभी तक हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड है उसमें बढ़ोतरी ही आई है। तो ये एक बहुत वृहद सब्जेक्ट है दीपक जी, मैं बहुत समय इस पर ले चुका, लेकिन और नहीं लेना चाहूंगा। तो ग्लोबल इवेंट्स हैं और हमारी डोमेस्टिक इवेंट्स हैं। हमारे डोमेस्टिक जो कुछ एक स्ट्रेंथ्स हैं हमारी हैं, उसने अभी तक सपोर्ट दिया है हमें, और आगे देखना है कि कैसा होता है।
आदित्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो डिमांड हम लगातार देख रहे हैं, बात चाहे जनवरी से सितंबर के बीच की हो या फिर आगे जो एक्सपेक्टेशन हमें दिख रही है, उन सब में घरों की बिक्री तो शानदार नजर आ रही है। इस बार तो लग रहा है कि शायद सही मायने में जो दिवाली है वो रियल एस्टेट डेवलपर्स की दिवाली है। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपने अलग अलग रीजन में? दीपक जी, ऐसा है कि अभी पिछले कुछ समय से, पिछले 3-4 महीने से रियल एस्टेट में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और जैसा कि जो है हमने कई रिपोर्ट्स में भी पढ़ा, जेएलएल की रिपोर्ट भी आई, सेवल्स की भी रिपोर्ट्स आई, एनरॉक की भी रिपोर्ट्स आई, उनमें भी एनआरआई का जो है फोकस बहुत रहा इंडियन रियल एस्टेट को लेके, क्योंकि उनके प्राइस में, उनके हिसाब से उनका प्राइस जो है, अगर रुपीस की कॉस्ट अगर डाउनवर्ड हुई है तो उनके लिए उनको वो प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है कंपेरेटिवली पहले के मुकाबले। तो उनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रहा है। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट ने भी पीछे स्टैम्प ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया कई जगह पर, उससे भी लोगों का रुझान रहा। पीछे हमारा होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम था, तो लोगों के अंदर जो है इन सब चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहे, जिससे रियल एस्टेट लगातार पिछले 7-8 महीनों से जो है डिमांड में रहा। और इन सब की वजह से डिमांड काफी अच्छी है। इस दिवाली में लगभग हर जो जितनी मेट्रो सिटीज हैं या नॉन मेट्रो सिटीज हैं, उनमें जो जो रियल एस्टेट पोजीशन के पास है, उसमें डिमांड ज्यादातर ज्यादा दिखी जा रही है कि जल्दी लोगों को इमीडिएट बेसिस पे साल 6 महीने में घर अगर मिलता दिखाई दे रहा है, तो बायर का रुझान उस सेगमेंट में ज्यादा है। अंकिता, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। इस बीच हमने देखा कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च तेजी से बढ़ा है, तो इस फेस्टिव सीजन में कैसा रिस्पांस है? किस सेगमेंट या प्राइस ब्रैकेट में सबसे अधिक डिमांड देखने को मिल रही है? तो सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। जैसा आप कह रहे हैं और जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने भी एम्फसाइज किया है, दिवाली शुरू हो चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर में मार्केट काफी टाइम से बहुत स्लो था, अब मार्केट में तेजी आती दिख रही है और प्राइजेस में इतना नहीं ब्रेकडाउन हो रहा था, पर अब प्राइजेस भी आप देखें तो हर जगह प्राइस अप्रिसिएशन भी हो रहा है। अगर हम डिजिटल ट्रेंड्स की बात करें तो हमारा आइरिस इंडेक्स जो हमने एक डिवाइस किया है, जो 42 की इंडियन सिटीज के सर्च ट्रैफिक को एनालाइज करता है कि जो होम बायर है, पोटेंशियल होम बायर, वो कहाँ देख रहा है, क्या देख रहा है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फेस्टिव सीजन, दीपक जी, पिछले 2 साल में फेस्टिव सीजन के टाइम पे जो हमारा इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे रहता है। तो इस टाइम जो सर्च क्वेरीज हैं, जो सर्चेस हैं होम बायर की, क्योंकि सर्च एंड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म सबसे पहला एक माध्यम होता है जहां आप घर ढूंढते हैं, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, तो ये एक ऑल टाइम हाई पे रहता है। जो होम बायर है, अभी 3 BHK की सर्चेस काफी आ रही हैं। कोविड के बाद हमने देखा एक थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा जगह की दरकार सबको महसूस हुई, तो उसके लिए लार्जर कॉन्फ़िगरेशन में काफी मोमेंटम दिख रहा है। प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो स्वीट स्पॉट 45 to 75 लाख का जो प्राइस ब्रैकेट है, मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अहम बात बताई आपने अंकिता, लेकिन प्राइस ब्रैकेट को एक बार फिर से स्पष्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर आईपीसीज के अगर हम रिपोर्ट के देखें तो हमने देखा कि मिड सेगमेंट के घर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, यानी 75 लाख तक के घर अधिक डिमांड में हैं। तो ऑनलाइन सर्च में क्या हाल दिख रहा है? देखिए, ऑनलाइन सेगमेंट में भी वहीं पे डिमांड लाई कर रहा है और उसका कन्वर्जन रेट पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि जहां आप एक सिर्फ सर्च करते थे तो उसके बाद आप ढूंढ रहे हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपक जी ये है कि क्या उस कॉन्फ़िगरेशन में मार्केट में प्रोडक्ट है, तो दैट इज द कैच, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो है वो या तो उस ब्रैकेट से नीचे है या फिर बहुत ही बड़े घर हैं। प्राइसिंग के लिए भी जो होम बायर घर ढूंढ रहा है उस प्रोडक्ट को जो अनसोल्ड इन्वेंट्री हमारी है, तो राइट प्राइस ब्रैकेट में वो नहीं है जहां पे होम बायर ढूंढ रहा है। तो चर्चा के बीच में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप निवेश करने के लिहाज से प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो फिर इस दिवाली कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपका प्रॉपर्टी में निवेश के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस का दिवाली स्पेशल आई डिमांड बूम के, और चर्चा जारी है। हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं और इस दिवाली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां बेहतर निवेश करना सही होगा आपके लिए, कौन सा परफेक्ट निवेश हो सकता है और क्या सावधानियां बरतनी है। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी, मार्केट में जब मंदी दिखती है निवेशक काफी एक्टिव हो जाते हैं, तो इस दिवाली में रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? बढ़िया रिटर्न के लिहाज से कहां निवेश करना बेहतर होगा? देखिए दीपक जी, एक समय आया था आज से 12-13 साल पहले कह सकते हैं, जब लोग निवेश करते थे रियल एस्टेट में और वो 3 साल में 4 साल में दोगुना हो जाता था। और उसने उस पर्टिकुलर समय ने ऐसे बहुत सारे लोगों को रियल एस्टेट की तरफ खींच लिया जो कि रियल एस्टेट को नहीं समझते थे, जो एक तरह से जुआ खेल रहे थे रियल एस्टेट में। वो समय अब बीत चुका है। अब जो भी इन्वेस्टर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादातर वो हैं जो रियल एस्टेट की साइकिल को समझते हैं, उसके एसेट क्लास को समझते हैं। हर एसेट क्लास की अपनी एक इन्वेस्टमेंट साइकिल होती है और उसमें एक एप्रिसिएशन का एक मोटा मोटा एक अंदाजा होता है। तो आज जो रिटेल इन्वेस्टर भी हैं रियल एस्टेट में, जो आज इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह गुमान है कि वो 3-4-5 साल के लिए जुए की तरह नहीं इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसको कम से कम 7-8-9 साल लोकेशन और बहुत सारे फैक्टर्स के मुताबिक उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, इससे पहले कि आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिले। रिटर्न्स का जहां तक सवाल है, रिटर्न्स इस समय देखिए, रेजिडेंशियल तो हमारे देश में बहुत ही कम रिटर्न देता आया है, 1.5-2% वगैरह रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर वृहद रियल एस्टेट की बात करें तो ऑफिस सेक्टर जो है या दूसरे जो अपकमिंग सेक्टर हैं, लाइफ साइंसेस का रियल एस्टेट है या दूसरे और हैं, उनमें आज आप 9-9.5% तक रिटर्न आप कमाने की उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा रीट्स और दूसरे जो पहलू हैं वो तो अलग। तो आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टर हैं तो आप ये मानकर चलें कि आपको एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना होगा। और आज ज्यादातर वो लोग ही इन्वेस्ट करते हैं जो इस चीज को समझते हैं एक मोटे तौर पर। मेरे ख्याल है वो लोग अब नहीं हैं जो इसको मिट्टी से सोना बनाने का फॉर्मूला समझते थे 3-4-5 साल। उस तरह के लोग अब नहीं हैं ज्यादातर। आदित्य जी, जाहिर है कि निवेश की बात निकली है तो सेकंड होम का चलन तेजी से बढ़ा है। कोविड के बाद सेकंड होम की अहमियत और ज़रूरत दोनों महसूस हुई है, लेकिन निवेश के लिहाज से इसमें कैसा रिटर्न देखने को मिला है? बीते 5 साल में एवरेज आरओआई क्या रहा है? दीपक जी, जैसा कि अभी सर कह ही रहे थे कि सेकंड होम जो है एक प्राइमरी हाउसिंग के रूप में नहीं है और वो कमर्शियल रियल एस्टेट के रूप में ट्रीट होता है। ज़्यादातर सेकंड होम उन लोकेशन पर है जहाँ टूरिस्ट लोकेशन ज़्यादा है। टूरिस्ट लोकेशन में लोग शॉर्ट टर्म के लिए घर रेंटल पे ज़्यादा लेते हैं, बट ऑब्वियसली उसका रेंटल आरओआई ज़्यादा रहता है। पिछले लगातार कई समय से सेकंड होम में सिर्फ वो लोग इन्वेस्ट करते थे जिनके पास डीप पॉकेट होती थी। अब सेकंड होम में यंगस्टर्स और नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिमोट एरिया में रहकर भी काम करना देख लिया है, सीख लिया है पीछे कोविड के सिनेरियोज में। तो लोग सेकंड होम में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, सेकंड होम में रिटर्न भी ज्यादा है, क्योंकि जिस समय वो लोग नहीं वहां रहते हैं उस समय वो टूरिस्ट को अपना घर रेंट आउट कर देते हैं। रेंट आउट करना बड़ा इजी हो गया है क्योंकि अब बहुत सारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एयरबीएनबी, ट्रिप विलास, ये तमाम सारे हैं जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को इजीली रेंट आउट कर सकते हैं और उसका मेंटेनेंस भी टेक केयर कर सकते हैं। तो जो आपके पास जो है रेंटेड टेनेंट आ रहा है वो आपको अच्छा रेंट दे सकता है, जिससे आपकी आरओआई का जो है रेशियो काफी हाई हो जाता है और जो है उनको लोगों को कंफर्ट भी बड़ा अच्छा आ रहा है। हर लोकेशन पे होम स्टे जो है इसीलिए बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी कई स्टेट में गवर्नमेंट भी होम स्टे को प्रमोट कर रही है। जहाँ छोटे टूरिज्म लोकेशन है वहां पे गवर्नमेंट होम स्टे प्रमोट कर रही है कि लोकल लोग गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके होम स्टे बनाएं और उनको टूरिज्म एंगल से चलाएं और उनकी रेंटल इनकम बढ़े और किसी तरीके से उनका आरओआई अच्छा निकल के आए। अंकिता जी, जनवरी से सितंबर के बीच हमने देखा कि काफी शानदार बिक्री देखने को मिली है, तो वहीं इस तिमाही में भी बढ़िया उम्मीद है। दावा किया जा रहा है कि इस साल 2 लाख घरों की बिक्री का आंकड़ा पार हो सकता है। आपका डेटा क्या कहता है? देखिए दीपक जी, इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी। तो अभी जहां सारे इंडिकेटर्स हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली इन प्लेस हैं, बट घर की जो एक इम्पोर्टेंस कोविड के बाद बढ़ी है, रियल एस्टेट सेक्टर काफी स्लम्प से गुजर रहा था, हम सभी मानते हैं। पर कोविड की एक सिल्वर लाइनिंग देखें तो एक बूस्टर शॉट मिला है। घर की जो इम्पोर्टेंस रिन्यू हुई है उसकी वजह से ये मोमेंटम जो है ये डेफिनेटली बना रहेगा।
Q3 तक हमारी जो सेल्स मोमेंटम रही है वो काफी स्ट्रांग है। 2020 और 21 के नंबर्स को हम पार कर चुके हैं। तो इसी मोमेंटम से हम देखें तो हम अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से आगे ही जाएंगे इन द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। एक अंतिम सवाल अरविंद सर आपसे लेंगे, लेकिन अंकिता कुछ कह रही हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। मैं कहना चाह रही थी, अगर मैं इसी डेटा को डिजिटल सर्च ट्रैफिक से मैच करूं तो ये काफी मैरी करता है, क्योंकि डिजिटली आप सर्च करते हैं, उसका जो एक्चुअल ऑफटेक होता है वो आने वाले 2 से 3 तिमाही में होता है। और पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मैक्सिमम सेल्स ऑफटेक हो रहा है। 50 to 55% से ज्यादा 60% तक आ गया है। तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव कि आगे वाला क्वार्टर भी काफी अच्छा जाएगा सबके लिए। अरविंद सर, अंतिम सवाल आपसे होगा कि फेस्टिव सीजन में ऑफर्स की बहार है। कहीं आईफोन है, कहीं सोने का सिक्का है, गाड़ियों कहीं पर गाड़ी है, स्टैम्प ड्यूटी है, तो कहीं पे रजिस्ट्रेशन की छूट है। ऐसे तमाम ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि लाखों रुपए के घर का जो डिसीजन है वो कोई इन ऑफर्स के भरोसे नहीं लेता है, क्योंकि त्यौहार का फायदा उठाकर फ्रॉड और नॉन सीरियस डेवलपर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या सावधानियां रखें ताकि घर खरीदार किसी ट्रैप में ना फंसे? तो पहली 3 तिमाहियों में कुल मिलाकर हम 2021 से ऊपर चले गए। अब आया है फेस्टिव सीजन। अब जरूर न सिर्फ मकान बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऐसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इस तरह के कई आइटम्स की सेल में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। अब आती है बात कि इस पर जो ऑफर मिलते हैं, यानी कि जो स्वीटनर होते हैं। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि अगर आप केक खरीदने जाते हैं बाजार में, तो आप सिर्फ आइसिंग देखकर तो केक नहीं खरीद लेते। आप केक खरीदते हैं केक की वजह से, या कोई भी सामान उसका जो मूल रूप है या जो उसकी प्रोपोजिशन है उसकी वजह से उसे खरीदते हैं। एक छोटी सी लेकिन काम की सलाह यह है कि कभी भी मकान इसलिए ना खरीदें या इसलिए उसकी तरफ न ललचा जाएं या उस पर रुझान न लेकर आएं कि उसमें कोई ऑफर मिल रहा है। और ऑफर 2 तरह के हो सकते हैं, सॉफ्ट ऑफर और हार्ड ऑफर, कोई भी हो सकता है। अगर आपको कोई फाइनेंसिंग सुविधा मिल रही है तो भी वो एक ऑफर है। स्टैम्प ड्यूटी अब्सॉर्ब की जा रही है या माफ की जा रही है तो भी एक ऑफर है। साथ में एक कार दी जा रही है या फ्रिज दिया जा रहा है या टेलीविजन दिया जा रहा है, ये सब ऑफर हैं। लेकिन ऑफर जो है वो सिर्फ ऑफर ही होते हैं, वो मकान नहीं होता। और मकान जो है वो मकान ही रहेगा। तो आप मकान को खरीदें मकान की 2-3 मुख्य चीजों को देखकर। क्या आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली की लाइफ के लिए वो सूटेबल है? क्या आपके बजट में वो सूटेबल है? आप आने वाले 10-12 वर्षों तक क्या उसकी ईएमआई को निभा पाएंगे अगर आपकी इनकम ना भी हो तो? इस तरह की चीजों को देखकर फैसला करें, न कि इसलिए कि उसके साथ आपको कोई महंगा पेन मिल रहा है या कोई कार मिल रही है या कुछ और मिल रहा है। तो फेस्टिव सीजन पर हमेशा ये ऑफर आते हैं, आते रहेंगे, और उनका आना अच्छा भी है क्योंकि वो लुभाते हैं। लेकिन उसे एक एड ऑन की तरह देखें, उसे मूल प्रोडक्ट की तरह ना देखें। ये एक बहुत छोटी सी सलाह है जो हर प्रोडक्ट पे लागू होती है, रियल एस्टेट पर भी लागू होती है। तो डोमेस्टिक डिमांड जोरदार है और इस फेस्टिव सीजन बम्पर घरों की बिक्री बरकरार रह सकती है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा डिमांड है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय के लिहाज से उतरें, जल्दी डबल करने के फेर में ना पड़ें। हालांकि रीट, सेकंड होम समेत कई और अच्छे ट्रेंड्स हैं जहां आप बढ़िया और सुरक्षित आरओआई कमा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात कि इस फेस्टिव सीजन में आप घर खरीद रहे हैं तो ऑफर्स के भरोसे घर खरीदने का डिसीजन मत लें। लाइफ के लिए सूटेबल हो, बजट में हो, तमाम कारणों से आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर्टी फिट बैठती हो, तभी हाथ डालें। और डेवलपर्स की सबसे फेमस टेक्निक फोमो फियर से बचें। तो इस दिवाली खुश रहें, सही प्रॉपर्टी में निवेश करें। तो अरविंद जी, अंकिता जी और आदित्य जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रॉपर्टी प्लस के इस स्पेशल एपिसोड में आज इतना ही। आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजिए। अगले शो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।